जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंक अपने ब्रदर को वाटर ऑफ लाइफ ला कर दे देता है, तो फैंक का ब्रदर वाटर ऑफ लाइफ को यूज करने के बाद अपने पैरों पर चलने फिरने लगता है। तो ये देखकर फैंक का फादर और उसकी मदर बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं कि हुआ की गर्लफ्रेंड भी वहीं पर होती है, वो भी हुआ को अपने पैरों पर चलता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाती है और फैंक भी अपनी लाइफ में हुआ को पहली बार इतना ज्यादा खुश होता हुआ देख रहा होता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए देखते हैं। तो उनमें से एक आदमी कहता है, क्या तुमको उस लड़के के बारे में याद है जिसने अपने विला से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, पर उसी टाइम वॉरियर ज़ैंग की ने उसे देख लिया था, तो वो उसे हॉस्पिटल ले गया था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। तो वो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ मुझे याद है, वो लड़का अपने पैरों पर चल फिर नहीं सकता था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास रहता था, पर तुम आज अचानक से उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो। तो वो पहले वाला आदमी कहता है कि मैंने कल उसे अपनी आंखों से देखा, वो अपने पैरों पर चल फिर रहा था और उसकी लेग्स भी बिल्कुल हील हो गई थी और वो अपने पैरों पर भाग रहा था और उसका ब्रदर भी उसके साथ साथ भाग रहा था। तो ये सुनकर वहाँ पर और भी आदमी इकट्ठा होने लगते हैं और वो दूसरे वाला आदमी कहता है कि वो ठीक हो गया, पर ये कैसे हुआ। तो वो पहले वाला आदमी उन सबको बताता है कि मैंने सुना है लुओ फैंग ने एक बहुत ही ज्यादा प्रीसियस मेडिसिन को बाय किया ताकि वो अपने ब्रदर की लेग्स को क्योर कर पाए, और मुझे ऐसा लगता है कि उसने उसी मेडिसिन को यूज करते हुए अपने ब्रदर की लेग्स को हील किया है, इसीलिए वो आज अपने पैरों पर चल फिर पा रहा था। तभी वहाँ पर एक हैट पहना हुआ आदमी आता है और वो कहता है कि ये तो लुओ फैंग के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम सब लोगों को इस बारे में नहीं मालूम कि लुओ फैंग हमारी बेस सिटी ऑफ जियांग नान के जिगजियान मार्शल हॉल का यंगेस्ट इंस्पेक्टर है और उसकी पोजीशन प्रेसिडेंट से भी ज्यादा हायर है, यहाँ तक कि मेयर की आर्मी भी उसकी रिस्पेक्ट करती है। उसके अभी के स्टेटस के हिसाब से ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकता। वो देखो लुओ फैंग अपने फाइटर जेट में बैठकर जा रहा है और उसके फाइटर जेट को देखते ही मालूम हो जाता है कि वो स्पेशल फाइटर जेट है और वो 10 बिलियन से भी ज्यादा प्राइस का है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे ही लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि 10 बिलियन से भी ज्यादा प्राइस का फाइटर जेट। और फिर वो हैट वाला आदमी उन सब से कहता है कि अगर तुम्हारा रिलेशनशिप लुओ फैंग के साथ अच्छा है तो फिर तुम्हें तो इसके लिए बहुत खुश होना चाहिए कि हम सब लोगों का घर लुओ फैंग के विला के पास है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपने फाइटर जेट में बैठकर कहीं जा रहा होता है और वो उन सभी लोगों के ऊपर से गुजरता है। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स में आता है। फिर वहीं पर हम जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स के सामने फायर हैमर टीम को देखते हैं, जहां पर फायर हैमर टीम आपस में कंपटीशन कर रही थी। यहां पर फायर हैमर टीम का कैप्टन और उनकी टीम का एक मेंबर एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे थे, पर हम देखते हैं कि फायर हैमर टीम का मेंबर बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, पर फिर भी वो कैप्टन को नहीं हरा पाता और कैप्टन इस गेम में जीत जाता है। और अपनी इस जीत पर कैप्टन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब नेक्स्ट कौन आएगा। तभी हमें पीछे से एक आवाज आती है कि अब मैं ट्राई करूंगा। तो उस आवाज को सुनकर पूरी फायर हैमर टीम चौंक जाती है और कहती है कि ब्रदर ज़ैंग की। तभी वॉरियर ज़ैंग वहां पर आता है तो फायर हैमर टीम उनके बाजू को बिल्कुल ठीक हुआ देखकर हैरान हो जाती है। ये सब लोग वॉरियर ज़ैंग की के बाजू को देखकर क्यों हैरान हो रहे हैं, अगर आपको इस बारे में नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, जब फैंग फायर हैमर टीम में न्यू ज्वाइन हुआ था तब ये सब लोग मिलकर एक मिशन पर गए थे। तो उस मिशन के दौरान टाइगर स्क्वाड टीम और फैंग की कंट्रोवर्सी की वजह से वॉरियर ज़ैंग की को अपने बाजू को खोना पड़ा, क्योंकि टाइगर स्क्वाड टीम फैंग को मारना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फैंग पर शूट किया, पर फैंग को बचाने के लिए वॉरियर ज़ैंग की आगे आ गए और इसी वजह से वॉरियर ज़ैंग की का बाजू कट गया। और तब से लेकर आज तक फैंग वॉरियर ज़ैंग की के बाजू को कट जाने की वजह अपने आप को मानता आया है। इसलिए फैंग वॉरियर ज़ैंग की के बाजू को हील करना चाहता था, तो उसने वो वाटर ऑफ लाइफ ब्रदर ज़ैंग की को भी ला कर दिया, जिससे कि वॉरियर ज़ैंग की का बाजू भी हील हो गया और वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए। तो अब हम देखते हैं कि वॉरियर ज़ैंग की के बाजू को बिल्कुल सही देखकर फायर हैमर टीम खुश हो जाती है और फिर वॉरियर ज़ैंग की और फायर हैमर टीम के कैप्टन के दरमियान वो गेम स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि फायर हैमर टीम का कैप्टन हार जाता है और वॉरियर ज़ैंग की बड़े ही आराम से कैप्टन को हरा देता है। तभी वो सभी लोग देखते हैं कि फैंग भी जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स में आया हुआ था, पर उन सब को इस बारे में नहीं मालूम था। जैसे ही वो देखते हैं कि फैंग का फाइटर जेट वहां से जा रहा है तो उन्हें मालूम हो जाता है कि ये फाइटर जेट फैंग का है और फैंग भी अपने फाइटर जेट के अंदर से वॉरियर ज़ैंग की को देख लेता है और वो पूरी फायर हैमर टीम को एक साथ खुश देखकर खुश हो जाता है। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं फैंग के विला को, जहाँ पर फैंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग ज्यादा से ज्यादा फ्लाइंग नाइफ को कंट्रोल करने की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर ये प्रैक्टिस कर लेने के बाद फैंग कहता है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और अब मेरी इन फ्लाइंग नाइफ को कंट्रोल करने की स्पीड 3.2 सेकंड फास्ट हो गई है। जिसके बाद फैंग फ्लेक्स करते हुए कहता है कि गोड्स के कैटलॉग की ट्रेनिंग करना बहुत ही थका देने वाला काम है। अभी तक मैंने सिर्फ 2 स्क्रॉल्स को ही मास्टर किया है और इसमें मुझे पूरे 3 दिन लगे हैं। पता नहीं तीसरे स्क्रॉल को कंप्लीट करने में मुझे
मुझे कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये कैटलॉग वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जिसके बाद फैंग कहता है टोटल 99 कैटलॉग स्क्रॉल्स हैं। इवन के जिस मेंटल मास्टर ने इन स्क्रॉल्स को कंप्लीट करके सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया है वो भी सिर्फ 18th स्क्रॉल्स को ही कम्प्लीटली प्रैक्टिस कर पाया है। यानी कि वो मेंटल मास्टर जिसके पास सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो सिर्फ 18th स्क्रॉल को ही कंप्लीट कर पाया है, वो भी 99 स्क्रॉल्स में से। जिसके बाद फैंग कहता है कि आगे आने वाला हर स्क्रॉल एक टेस्ट की तरह है जिसे पास करने के बाद ही मैं इसे मास्टर कर पाऊंगा। और फिर इन सब के बाद फैंग की नज़र अपने गोल्डन नेट पर जाती है तो फैंग अब गोल्डन नेट की प्रैक्टिस करने लगता है और अपने उस गोल्डन नेट को एक डमी पर यूज़ करके टेस्ट करता है और कहता है कि गोल्डन नेट को यूज़ करते हुए अपने एनिमी को पकड़ने के लिए स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे अभी के लेवल को देखते हुए मेरा ये गोल्डन नेट लिया को पकड़ने के लिए काफ़ी नहीं है और इसके अलावा मेरे इस गोल्डन नेट का एरिया भी बहुत बड़ा है, मुझे इसे यूज़ करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फैंग ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसकी कम्युनिकेशन वॉच पर एक मैसेज आता है। जिस मैसेज को रीड करने के बाद फैंग बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि ये मैसेज यू इनके ब्रदर जू गैंग का है जिसने फैंग को बताया है कि मेरी सिस्टर एयरपोर्ट पर आ चुकी है, तुम उसे लेने के लिए चले जाओ। इसी वजह से फैंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया और एक्साइटेड भी हो गया और वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर आता है और कहता है मदर फादर मैं काम से जा रहा हूँ, आप मेरे आने तक का वेट मत करना और लंच कर लेना। तो उसकी मदर कहती है कि अभी मत जाओ, लंच रेडी है, लंच करके ही जाना। तभी फैंग को उसका ब्रदर आवाज़ लगाता है तो फैंग उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पर उसके ब्रदर के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। तो फैंग कहता है जियो नान आज हमारे घर विजिट करने के लिए आई है। तो जियो नान फैंग को कहती है हाँ। तो ये सुनकर फैंग हुआ से कहता है कि तुम्हें इसे कंपनी देनी चाहिए और फिर आफ्टरनून के टाइम इसके साथ वॉक पर जाना और इसे इसके घर तक ड्रॉप कर देना। तो ये सुनकर हुआ खुश हो जाता है और कहता है ठीक है ब्रदर मैं ऐसा ही करूँगा। तो फैंग की मदर कहती है कि जब तुम ट्रेनिंग कर रहे थे तो बहुत सारे लोग तुमसे मिलने के लिए आए थे और वो तुम्हारे साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहती हैं, उनमें से तुम्हें कोई ना कोई ज़रूर पसंद आ जाएगी। तो ये सुनकर फैंग अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है मोम मैंने आपको पहले भी कहा था आप इस बारे में बात करना बंद कर दो, मैं इसके बारे में और ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। तभी हुआ कहता है ब्रदर आप इस बारे में नहीं जानते, वो सभी औरतें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो ये सुनकर फैंग कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जिसके बाद फैंग वहाँ से चला जाता है। तो फैंग को वहाँ से इतनी जल्दी में जाते हुए देखकर हुआ कहता है कि कहीं आप वहाँ पर तो नहीं जा रहे। और यहाँ से हमें ये मालूम हो जाता है कि हुआ को यूज इनके बारे में मालूम है और यहाँ पर दोस्तों फैंग की मदर फैंग को उसकी शादी के लिए ही बोल रही थी। व्यू चेंज होता और हम देखते हैं कि फैंग एयरपोर्ट के बाहर खड़ा किसी के आने का वेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर यूजिन अपना बैग पैक पकड़े हुए एयरपोर्ट से बाहर आ रही होती है और वो वहाँ पर रुक कर किसी को कॉल करने लगती है। तभी फैंग उसे देख लेता और कहता है यूजिन। तो यूजिन उसकी तरफ देखती है और कहती है लुओ फैंग तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ। तो फैंग उसे कहता है कि तुम्हारे ब्रदर ने मुझे बताया इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर पिक करने के लिए आ गया। तो यूजिन कहती है क्या मेरे भाई ने बताया। असल में दोस्तों यूजिन को भी यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ब्रदर भी अब उसकी साइड पर है। तभी हम वहाँ पर 4-5 बहुत ही लग्जीरियस गाड़ियों को आते हुए देखते हैं और वो सीधे एयरपोर्ट के सामने आकर रुकती हैं जहाँ पर यूजिन और फैंग खड़े हुए थे। तो अब उन गाड़ियों में से बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को पीछे पीछे कर देते हैं। जिसके बाद उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है और वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के साथ यूजिन के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी फ्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई पर फिर भी मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। और वो यूजिन को फ्लावर दे रहा होता है कि तभी उसकी नज़र फैंग पर पड़ती है। तो वो यूजिन के पास जाकर पूछता है क्या ये तुम्हारा ड्राइवर है। तो यूजिन गुस्से में कहती है नहीं। ये सुनकर वो लड़का अपने हाथ में पकड़े हुए फ्लावर्स को पीछे की तरफ फेंक देता है जिसे उसका सिक्योरिटी गार्ड कैच कर लेता है। तो अब वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ फ्लैक्स करते हुए फैंग से कहता है हेलो मेरा नाम है सन चाओ, तुम कौन हो। तो ये सुनकर फैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मेरा नाम लुओ फैंग है। पर हम देखते हैं कि सन चाओ फैंग के साथ हैंडशेक नहीं करता और कहता है अच्छा तो तुम वो हो, मैंने अपने भाई से तुम्हारे बारे में सुना है, तुम उसके क्लासमेट हो और उसने मुझे बताया था कि तुम एग्जाम रूम में क्वेश्चन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे जिस वजह से तुम वहीं पर बेहोश हो गए और तुम्हें पूरे 3 दिन तक होश नहीं आया और तुम 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। सन चाओ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर यूजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फैंग भी अपना हाथ पीछे हटा लेता है और फिर सन चाओ फ्लैक्स करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो फैंग उसे बताता है कि मैं यहाँ पर यूजिन को पिक करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर यूजिन भी खुश हो जाती है तो फैंग भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। तभी हम देखते हैं कि सन चाओ उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा जोरों से हंस रहा होता है और कहता है वाकई ही ये तो एक कोइंसिडेंस है, हम दोनों एक साथ यूजिन को पिक करने के लिए आए हैं। तभी वो अपने पास एक रिमोट से एक बटन को क्लिक करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही स्पीड के साथ एक कार आकर यूजिन के पास रुकती है। जिसके बाद सन चाओ यूजिन के पास जाकर कहता है कि ये मैं
तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ और ये ड्राइवरलेस सुपर कार है जो कि 10 मिलियन की है। मैं इसे तुम्हारे लिए अमेरिका से बाय कर लाया हूँ और ये लिमिटेड एडिशन कार है, लेकिन इस कार में सिर्फ 2 सीट्स ही हैं। और फिर वो फैंग से कहता है कि मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है, पर तुम हमारे साथ इस कार में बैठकर नहीं जा पाओगे। ये सुनकर यूजिन को गुस्सा आ जाता है और कहती है सन चाओ। तभी वहाँ पीछे से एक आवाज़ आती है, यंगर ब्रदर इन लॉ। ये सुनकर सन चाओ खुश हो जाता है और फैंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। असल में दोस्तों यहाँ पर सन चाओ को ऐसा लग रहा था जैसे कि यूजिन का भाई इसे ही ब्रदर इन लॉ बोल रहा है, पर हम देखते हैं कि यूजिन का ब्रदर सन चाओ के पास से गुजर जाता है और जाकर फैंग से मिलता है और कहता है, यंगर ब्रदर इन लॉ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम वाकई ही यहाँ पर आ गए हो। मैं आपको यहाँ पर देखकर बहुत सरप्राइज हो गया। ये सुनकर यूजिन हैरान होते हुए कहती है, ब्रदर ये आप क्या बोल रहे हैं, क्या आपको मालूम भी है? पर जू गैंग यूजिन की बात नहीं सुनता और सन चाओ से कहता है, चलो मैं तुम्हें इस लड़के से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये हमारी बेस सिटी ऑफ जियांग नान के जिगजियान मार्शल हॉल का सबसे यंगेस्ट इंस्पेक्टर है। सन चाओ जैसे ही ये बात सुनता है तो वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है, इंस्पेक्टर। और साथ ही साथ जू गैंग उसे बताता है कि ये गॉड ऑफ वार पैलेस में न्यू इनविंसिबल गॉड ऑफ वार वॉरियर है। ये सुनकर सन चाओ को बहुत बड़ा झटका लगता है और कहता है, इनविंसिबल गॉड ऑफ वार। ये सब सन चाओ के लिए काफ़ी नहीं था कि तभी जू गैंग कहता है कि ये मेरी सिस्टर के लिए डेस्टिनेटेड था कि वो लुओ फैंग के साथ ही शादी करेगी और ये मेरी सिस्टर का होने वाला हस्बैंड है। ये सुनकर यूजिन और फैंग शर्माने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि सन चाओ को इससे बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता और पीछे की तरफ गिर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।